लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखे थे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है वो देखे थे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है वो देखे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में एक टर्म कंप्लीट किए थे जो था बिजनेस। अभी दो और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। सेकेंड जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहले इजी लैंग्वेज में आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इसे कहते हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी एजुकेशनल नॉलेज को या सेट ऑफ स्किल्स को यूज करके कोई सर्विस डिलीवर करता है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। और जो पर्सन ये कर रहा है उसे कहते हैं प्रोफेशनल पर्सन और प्रोफेशनल इंडिविजुअल। तो आज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है प्रोफेशन के बारे में। Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and set of skills to render services for earning some income. Example, doctor, lawyer, chartered accountant, etc. तो प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसा कि आपने मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी सर्विस आप लोग दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जिसके अगेंस्ट में आपको मॉनेटरी वैल्यू मिले। तो प्रोफेशन एक सर्विस बेस्ड है, तो आप अपना सर्विस डिलीवर करेंगे पर कस्टमर को और उसके अगेंस्ट में आप फी चार्ज करेंगे या तो अमाउंट चार्ज करेंगे सर्टेन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रोफेशन का। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है। अभी जैसे यहाँ पे आपका फीचर्स दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बिजनेस के फीचर्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर है एम। मेन मकसद क्या होता है कोई भी प्रोफेशन का, किसी भी प्रोफेशनल पर्सन का मेन एम क्या होता है। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड और फॉर अर्निंग मनी। यहाँ पे देख लीजिए, ये बेसिक मीनिंग है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये हर चीज में होगा, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर भी यूज होगा वहां पे पर्पस, मेन बेसिक पर्पस ये रहेगा कि टू अर्न मनी। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सर्विस डिलीवर करते हैं कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जब कोई बीमार रहता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक करते हैं। तो वो सर्विस डिलीवर किए, उसके अगेंस्ट में फी चार्ज किए और सामने वाले कस्टमर या क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ये मेन एम होता है किसी भी प्रोफेशनल पर्सन का। सेकेंड फीचर है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर एनी प्रोफेशनल पर्सन। जैसे यहाँ लिखा है, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक सर्टेन आप लोग को क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए रहेगी कि विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट गेट दी सर्टिफिकेट और प्रैक्टिसिंग लाइसेंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। एक ये जो लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग एक बार रीड करिए वापस से। ऐसा नॉलेज जो आप एक सिस्टमेटिक वे में उसको यूटिलाइज करके एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन को अपने अंदर लेके आएंगे। जैसे एक प्रोफेशनल पर्सन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, एक प्रॉपर नॉलेज एक्वायर करने के बाद ही प्रोफेशनल बनता है। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। नॉलेज विदाउट क्वालिफिकेशन कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। उसके लिए उसको प्रैक्टिस और नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका सेकंड फीचर। थर्ड फीचर है फाइनेंशियल रिटर्न्स। अब आप लोग पूछेंगे कि प्रोफेशनल पर्सन्स को क्या रिटर्न मिलता है और किस फॉर्म में रिटर्न मिलता है। तो प्रोफेशनल को हमेशा, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो मॉनेटरी वैल्यू में रिटर्न मिलेगा। और फाइनेंशियल रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए। प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज। मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। जो सर्विस वो प्रोवाइड किए उसके रिटर्न में वो आपसे फी चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो आपको ठीक करने के लिए, आपको मेडिसिन देने के लिए वो कोई फी चार्ज करते हैं आपसे। वैसे ही लॉयर होते हैं, कोई एडवाइस देने के लिए या कोई आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपसे फी चार्ज करते हैं। आगे क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। ये बहुत आसान सी लाइन है। कोई भी प्रोफेशनल है वो सैलराइड पर्सन तो है नहीं, वो इंडिविजुअल अपना अगर रन कर रहा है तो उसके पास कभी कोई क्लाइंट आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग इनकम है, उसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है।
प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, या तो वो एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, या तो अपना खुद का ऑफिस खोल के रखे। जैसा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो अपना खुद का ऑफिस खोल लेते हैं और अपना क्लाइंट खुद वो बनाते हैं, तो उस क्लाइंट से वो इनकम जनरेट करते हैं, तो वो उनकी इनकम होती है और वो फ्लक्चुएटिंग इनकम होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, गेट फीस। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलेगी, एज अ सैलराइड पर्सन उनको सैलरी दी जाएगी, कुछ बोनस दिया जाएगा, कुछ परक्विजिट दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो प्राइवेटली अपनी कोई ऑफिस ओपन किए हैं, अपना कोई छोटा सा ऑफिस ओपन किए हैं जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, अकाउंटिंग रिलेटेड, फिनेंशियल टर्म्स रिलेटेड, तो वो फी चार्ज करेंगे उनके अकॉर्डिंग। तो ये था फिनेंशियल रिटर्न। एक प्रोफेशनल को फिनेंशियल रिटर्न किस तरीके से आता है, तो दो तरीके से आता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन में वो एज ए एम्प्लॉय रहे, या तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड रहे, वो खुद का प्राइवेट ऑफिस खोले। कैपिटल, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर कैपिटल की। तो प्रोफेशनल पर्सन को कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं रहती है, ये आप लोग मुझे बताइए। वैसे तो रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। यहाँ क्या लिखा है एक बार रीड कर लीजिए, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, यहाँ देखिए इंडिपेंडेंटली, और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब। ये अभी हम लोग ने पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर सकते हैं या वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिस ओपन करके। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। जो खुद का ऑफिस ओपन करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेंगे, लॉयर अपनी ऑफिस ओपन करेंगे, तो उनको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि फर्नीचर बाय करना पड़ेगा, किसी स्टाफ को रखना पड़ेगा एज अ सैलरी पर्सन, और उनको कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये सब ओवरऑल देखने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है तो उसे कैपिटल यूज रिक्वायर्ड रहेगा। इफ डिफर फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, इट डिफर फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो उसका अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, सबका सेम नहीं हो सकता। डॉक्टर को अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग रहेगी, लॉयर को अलग रहेगी, तो वो डिपेंड करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। देख लेते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ये फीचर है आपका प्रोफेशन का, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल which regulates the activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice. यहाँ पे ये बोला गया है कि हर प्रोफेशन के लिए एक उनका अलग अलग काउंसिल बनाया गया है, जो कि उनको रेगुलेट करता है, उनके प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना रहता है। और उसी काउंसिल, अपने अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल की तरफ से उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फॉर प्रैक्टिसिंग। ये अपने अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल से दे हैव टू गेट सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, लॉयर के लिए उनका काउंसिल हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई होता है, ये उनका काउंसिल है सीएस के लिए। और मेडिकल के लिए, डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर। ये उनके खुद के काउंसिल्स है जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल्स को वर्क करना होता है और उसको फॉलो करना होता है। The code of conduct mentioned by the respective council must be strictly followed by every professional. जो भी code of conduct, rules and regulation council बनाती है उसको professionals को follow करना रहता है strictly. Every practicing professional has to acquire membership from the respective council. हर प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई और प्रोफेशनल बॉडी हो, उसको मेंबरशिप लेना पड़ता है अपने अपने काउंसिल से, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। प्रोफेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन के फीचर्स पे 5 फीचर्स पढ़ चुके हैं, जो था रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। नेक्स्ट फीचर है नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी।
ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि अरे प्रोफेशन में क्या ट्रांसफर करना है या क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग रीड कर लीजिए, अभी अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल इंडिविजुअल चाह कर भी उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपने प्रोफेशन को, अपनी गेन की हुई नॉलेज को, स्किल्स को, प्रैक्टिस को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ एक एग्जांपल दिया है डॉक्टर का। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिसेस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न्ड मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जितनी भी वो अपने ड्यूरेशन में की है, वो अपने सन या डॉटर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उनको एक प्रॉपर एजुकेशन एक्वायर करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये था नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट और लास्ट फीचर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है, पहले आप लोग ये अंडरस्टैंड करिए। नेचर ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो यहाँ लिखा है प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशनल जो है वो फी चार्ज करते हैं उनके दिए हुए, प्रोवाइड किए हुए सर्विसेज के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल दिया है एन आर्किटेक्ट, यहाँ देखिए एक और प्रोफेशन आ गया। एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। अभी एक आर्किटेक्ट है, आपको आपकी ऑफिस ओपन करनी है, तो आपने एक आर्किटेक्ट हायर किए आपकी ऑफिस को डिजाइन करने के लिए, आपकी ऑफिस को एक न्यू लुक देने के लिए। तो वो आपको लेआउट बना के प्रिपेयर करके दे देगा आर्किटेक्ट, और उसके अगेंस्ट में आपसे फी चार्ज करेगा। तो ये था आपका प्रोफेशन के बारे में पूरा डिटेल। प्रोफेशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखे कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन ये होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी गेन की हुई एजुकेशनल नॉलेज और स्किल सेट के बेसिस पे किसी को सर्विस प्रोवाइड करना अगेंस्ट चार्जिंग दी फीस और सैलरी। तो अभी प्रोफेशन हमारा खत्म हुआ, यहाँ पे सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। अब थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इजी आपका समझ लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मैं बोलूँ तो सबसे इजी इकोनॉमिक एक्टिविटी यही होती है। यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपको मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी, विच पीपल वर्क फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल वर्क फॉर अदर्स। ओके, इसको याद कर लीजिए आप लोग। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हाँ, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जहां तक मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। एम्प्लॉयर वो होता है जो वर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और एम्प्लॉय वो होता है जो उसे एक्सेप्ट किया है, उस जॉब को, प्रोवाइड की हुई जॉब को वो एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑफर्स द जॉब, and the person who accepts the job is called employee. Remuneration and terms and condition are agreed by both of them. Remuneration और terms and condition एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से, दोनों की तरफ से अग्रीड होता है बिफोर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हैं, ये भी फीचर्स हम लोग देख लेंगे अभी, और बहुत इजी फीचर्स है। अगर आप लोग ने नोटिस किए रहेंगे तो पॉइंट्स बहुत सारे सिमिलर है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको रिमेम्बर करने में। तो फर्स्ट फीचर है एम्प्लॉयमेंट का एम। वापस से मेन पर्पस क्या है एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ देख लेते हैं। द मेन एम इज टू अर्न मनी। यहाँ पे भी देखिए मनी को ही अर्न करने का मेन पर्पस है, मेन एम है। क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन, सेकंड फीचर है क्वालिफिकेशन। जैसा हम लोग ने प्रोफेशन में सीखे थे वैसे यहाँ पे भी सेम सिमिलर पॉइंट है, क्वालिफिकेशन। ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। जिस तरीके का जॉब रहेगा उसी तरीके का आपको सेट ऑफ स्किल्स आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर स्किल्ड जॉब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आपको एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना पड़ेगा, एक स्किल्स होनी चाहिए। और अनस्किल्ड के लिए आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा लेबर वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, इसके लिए आपको कोई प्रॉपर या कोई कंसर्न स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जॉब ऑफ नर्स, ये देखिए
यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जॉब ऑफ नर्स। कोई भी नर्स नहीं बन सकता है, आप या मैं ऐसी नर्स नहीं बन सकते। हम लोग को प्रॉपर क्वालिफिकेशन उसकी ग्रैब करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, स्किल्स लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक प्रॉपर नर्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। एग्जाम्पल ऑफिस बॉय। अगर मैं ऑफिस बॉय बनना चाहता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में, तो मुझे कोई कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वालिफिकेशन की। हाँ, अगर मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, तो भी मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये अनस्किल्ड है, इसमें कोई स्किल यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग नहीं लगता है। ऑफिस बॉय का नॉर्मल रूटीन वाला काम होता है, पेपर वर्क, टी वर्क, ये सब। थर्ड फीचर है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, मॉनेटरी रिटर्न। जैसे प्रोफेशन में फिनेंशियल रिटर्न था, यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसे क्यों मॉनेटरी रिटर्न कहा गया है। वेजेस और सैलरीज, ये दो वर्ड मार्क कर लीजिए और कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। 12th स्टैंडर्ड के एंड तक आप लोग को ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी थोड़ी देर में मैं इसका डिफरेंशिएशन समझाता हूँ दोनों में क्या है। इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय। ये दो टाइप है जो एम्प्लॉय को एज अ फाइनेंशियल रिटर्न दिया जाता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। वेजेस मतलब डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो पेमेंट डिक्लेयर होती है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे इसे, ज्यादातर लेबर लोग को ये वेजेस दी जाती है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको भी पता है कि एक एम्प्लॉय को दी जाती है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं, और सैलरी मंथली दी जाती है। तो चलिए रीड कर लेते हैं आगे क्या दिया है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, देखिए यहाँ पे लिखा है डेली और वीकली। सैलरी इज पेड मंथली, सैलरी लेकिन मंथली पे होता है। along with salary other benefit like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen, etc etc also can be given to the employee। wages जो डिसाइड होता है वो बिफोर अपॉइंटमेंट डिसाइड होता है, और वो ज्यादातर लेबर्स टाइप के कैटेगरी के लोगों को लिए डिसाइड होता है। वीकली या डेली बेसिस पे उसका पेमेंट क्लियरेंस रहता है। और सैलराइड पर्सन वो होता है जिसे सैलरी मिलती है, पर मंथ पेमेंट क्लियरेंस रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में। और एम्प्लॉय को जो सैलरी बेसिस पे है उसे कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो बोनस हो गया, क्वार्टर्स टू स्टे हो गया, रहने के लिए मिला क्वार्टरली, सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन, कैंटीन में कुछ डिस्काउंट मिला, सब्सिडीज मिली, एक्सेट्रा। तो ये आपका थर्ड फीचर था, मॉनेटरी रिटर्न। होपफुली आपको समझ रहा होगा ये लेक्चर। फोर्थ फीचर हम लोग देखेंगे, कैपिटल। वहां पे भी प्रोफेशन में कैपिटल था, यहाँ पे भी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है एम्प्लॉय को। बिकॉज नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड, इसको मार्क कर लीजिए, एवरीथिंग टू दी एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो हर चीज प्रोवाइड करता है जो उसे जॉब कंप्लीट करने में काम आए, जो जॉब कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहे। तो यही था कैपिटल। एम्प्लॉय को कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट का ये फीचर है कैपिटल। नेक्स्ट फीचर है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि प्रोफेशन में तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था अपने अपने काउंसिल्स में, लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिलअप में पूछ सकते हैं आपको। कोई रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट में रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक एम्प्लॉय को बस कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और टर्म्स एंड कंडीशन को अपने माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। नेक्स्ट फीचर हमारा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। वर्ड से आप लोग फिर से क्लिक कर दिए होंगे कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे कोई टीचर किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं और अब उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो वो अपने सन या डॉटर किसी को भी अपने पोजीशन पे नहीं भेज सकते, क्योंकि वो टीचर थे तो ऐसा नहीं होगा। उनके बेटे और बेटी को भी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना होगा उस चीज के लिए। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फीचर है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब वही कि एक एम्प्लॉय क्या काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क, complete the task or work which is given to him. The nature of job decide the nature of work.
बहुत सिंपल सा पॉइंट था, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग ने प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को कवर कर लिए। तो यहाँ पे आपकी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले लेक्चर में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।